हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आज हम फूल पत्ती वाली क्लास से 17 मई की जो भी करंट अफेयर है उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, और माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर शेरनी दिखलाएगा। कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ए पड़ोसी, तू कितनी भी ठोकर दे हमें, लेकिन एक ना एक दिन हम गिरकर उठेंगे और उठकर जरूर चलेंगे। चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किन किन देशों के बीच शुरू हुआ। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ। अब इससे क्या होगा, तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और कौशल विकास, इन क्षेत्रों में भारत बांग्लादेश में 50 स्टार्टअप शुरू कर सकता है और उसके एक्सचेंज में बांग्लादेश 50 स्टार्टअप कहां पर, भारत में शुरू कर सकता है। किन किन क्षेत्रों में, तो ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और कौशल विकास के क्षेत्र में। अब जब बात आती है स्टार्टअप की, तो देखेंगे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ हुई। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो होती है 16 जनवरी 2016 में। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत होती है। कौन सा मंत्रालय शुरू करता है, तो वाणिज्य एंड उद्योग जो मंत्रालय है वो इसको शुरू करता है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को। और ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ, इसलिए स्टार्टअप डे भी 16 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको एक बात और बता दें, स्टार्टअप का जो बृहत रूप है, जो विस्तारित रूप है, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है। चलिए आज का ललन टॉप देखते हैं। तो मैत्री पाइपलाइन ये किन देशों के बीच शुरू हुई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या शुरू हुई है, मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है। ये किस लिए शुरू हुई है, डीजल की आपूर्ति के लिए। अपना नेक्स्ट ललन टॉप देखेंगे संप्रीति युद्ध अभ्यास। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच अभी संपन्न हुआ है। संप्रीति युद्ध अभ्यास क्वेश्चन आता है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास और मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच शुरू हुए, तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। SDG सतत विकास लक्ष्य का प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो आपको बता दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, इसकी प्रगति मापने वाला भारत का पहला जो शहर है वो बन चुका है भोपाल। अब इसका जो केंद्र है वो क्या है, पर्यावरण। इसका जो सेंटर है SDG का वो क्या है, पर्यावरण है। और ये जो गोल, ये जो लक्ष्य तय हुए, ये कब तय हुए, तो ये 2015 में तय हुए। कब तय हुए, 2015 में तय हुए। और ये कब तक रहेंगे, ये 2030 तक रहेंगे। और अब अभी एक एग्जाम में पूछा गया लक्ष्य के बारे में कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, तो कितने सतत विकास लक्ष्य कितने तय हुए हैं, तो सतत विकास जो लक्ष्य हैं वो 169 तय हुए हैं, जबकि गोल जो हैं 17 तय हुए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सतत विकास लक्ष्य के जो गोल हैं वो 17 और जो लक्ष्य हैं वो 169 तय किए गए हैं। चलिए तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सतत विकास लक्ष्य की प्रगति मापने वाला भारत का जो पहला शहर है कौन बन गया है, वो भोपाल बन गया है। चलिए अब इसका ललन टॉप देखते हैं हम लोग। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो पहला पृथ्वी जो सम्मेलन है वो 1992 में हुआ, रियो में हुआ, रियो ब्राजील में हुआ।
याद रखना है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है, तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में हुआ है, रियो ब्राजील में हुआ है। जो सम्मेलन हुआ इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, एजेंडा 21। रिपोर्ट का नाम क्या था, एजेंडा 21। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से नंबर के थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी जो 5th नंबर के थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसका जो शुभंकर क्या था, तो शुभंकर कौन था, आशा थी। और इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम रैंक जो रही है, पहले स्थान पर रहा है हमारा महाराष्ट्र और सेकंड स्थान पर रहा है हरियाणा। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र, और सेकंड स्थान पर रहा है हरियाणा। अब लाडली बहन योजना, तो लाडली बहन योजना स्टार्ट कहाँ होती है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी, ये मध्य प्रदेश के मामा हैं और इन्होंने अपनी बहनों के लिए लाडली बहन योजना भी शुरू की है। और इसमें क्या होगा, इसमें 1000 रुपये प्रति माह आपको 12 महीने तक मिलेंगे और ये 5 वर्ष तक आपको प्राप्त होंगे। 1000 रुपये 12 महीने आपको मिलेंगे और 5 वर्ष तक लगातार आपको मिलेंगे। तो ये बहनों के लिए है। मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू की है। और इसके साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभी कौन से नंबर का था, तो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है ये 17th नंबर का था। कहाँ पर हुआ, तो ये इंदौर में हुआ। कहाँ पर हुआ था, ये इंदौर में हुआ। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, मोहम्मद इरफान। ये जो गवाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। अब डॉक्टर जो मनोज सोनी हैं अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अब बात करते हैं कि संविधान में यूपीएससी का उल्लेख किस भाग में है, तो संविधान में यूपीएससी का जो उल्लेख है वो भाग 14 में है। और ये आर्टिकल 308 से 323 तक आपका इसका उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई, तो इसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर हुई। इसकी स्थापना किस पर हुई, ली आयोग की सिफारिश पर। अब बात करेंगे, ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर स्टार लगाइए। परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, यूपीएससी की जो परीक्षा पास करने वाले हैं वो पहले भारतीय कौन हैं, तो पहले भारतीय हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। सभी लोग परिचित होंगे इनसे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने यूपीएससी की प्रथम सबसे पहले परीक्षा पास की थी। अब बात करते हैं कि जो अध्यक्ष बने हैं कौन, डॉक्टर मनोज सोनी जो अध्यक्ष बने हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो या यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष एज। इसमें जो भी पहले पूर्ण हो जाए उसी के अनुसार होती है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष एज। अब देखते हैं इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो आपको बता दें कि 1 + 10 यानी टोटल कितने होते हैं, 11 इसमें मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 11 इसमें मेंबर होते हैं, जिसमें से 1 मतलब है आपका एक अध्यक्ष होता है और 10 इसके सदस्य होते हैं। अब सिविल सेवा दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है आपका सिविल सेवा डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लाइट डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। कब मनाया जाता है, 16 मई को। अब इसे क्यों मनाते हैं, तो जो थियोडोर मैनन ने लेजर की खोज की थी उसी की उपलक्ष्य में जो है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। और ये पहली बार 2018 में मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया, पहली बार 2018 में मनाया गया। इसकी जबकि स्थापना जो है 2017 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है इसकी स्थापना 2017 में हुई और ये मनाया कब गया, 2018 में मनाया गया। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश वर्ष देख के आंसर गलत कर देते हैं। तो आज से आपको गलत नहीं करना है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक या सबसे बड़ी इकाई होती है वो आपकी पारसेक होती है। वो क्या होती है? वो होती है पारसेक, वो पारसेक होती है। जबकि प्रकाश वर्ष भी दूरी की क्या है? इकाई है। हमारा नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत। सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा क्यों देता है, क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य ऊर्जा देता है, ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? तो प्रकाश आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है? प्रकाश की गति होती है निर्वात में। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? मेरी लाइफ, तो दोस्तों ये किसी मेरी लाइफ ये किसी की सोना बाबू नहीं है, ये हमारे कुमार गौरव सर ने बताया था। ये एक ऐप है जिसकी शुरुआत किसने की है? जिसकी शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय ने की है, और हमारे पर्यावरण जो मंत्री है वो कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव कौन है? हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। अब इस ऐप की शुरुआत क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना तथा युवा जागरूक हों। ये क्या है? ये मेरी लाइफ ऐप का क्या है? उद्देश्य है। जो भूपेंद्र सिंह जो यादव हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में इस ऐप की शुरुआत की है। चलिए इसका लल्लन टॉप देखते हैं। कोप फर्स्ट कब हुआ? तो 1995 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बर्लिन जर्मनी में हुआ। कोप 27, तो कोप 27 कहाँ हुआ? शर्म अल शेख। कहाँ हुआ? शर्म अल शेख, ये मिस्र में हुआ। कोप 15 कहाँ हुआ? तो मॉन्ट्रियल में हुआ, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। कोप 28 कहाँ होगा? तो कोप 28 होगा यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा, यूएई में होगा कोप 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिम डेटा पोर्टल स्टार्ट किया किसने किया? तो हिम डेटा पोर्टल अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो इनके बारे में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश ये राज्य कब बना? तो ये 1971 में राज्य बना। यहाँ के सीएम कौन हैं? तो यहाँ के सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। और इसका जो उद्देश्य है, हिम डेटा पोर्टल जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाएं एक ही मंच पर मिल सकें। हर सरकार चाहती है कि हमारी योजनाएं, सभी योजनाएं एक जगह दिखें, एक जगह प्रसारित हों और एक जगह एक ही मंच पर मिल सकें। तो यही इस हिम डेटा पोर्टल का उद्देश्य है। और हिम जो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बना गया है हिम डेटा पोर्टल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने से भी शुरुआत किया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हिमाचल प्रदेश से, तो देखेंगे शिपकला दर्रा पूछा गया अभी हाल ही में एक एग्जाम में कि शिपकला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय, जिसे अभी हाल ही में कांगड़ा चाय, हिमाचल की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया। क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय। संजीवनी प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। संजीवनी प्रोजेक्ट कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। सोलांग वैली, ये सोलांग वैली कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे इसमें सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 82 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं? अब ग्रैंड मास्टर की बात आती है तो ग्रैंड मास्टर की हम लोग बात करते हैं। जो ग्रैंड मास्टर है वो शतरंज से संबंधित है, शतरंज यानी चेस से जो संबंधित है ग्रैंड मास्टर। और भारत के जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं।
और इनकी जो बायोग्राफी है वो क्या है, मास्टर माइंड। इनकी जो बायोग्राफी कौन है, मास्टर माइंड है। और ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न। हालांकि इसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। इनकी बायोग्राफी हमने देख ली, मास्टरमाइंड है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर है विजय लक्ष्मी। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया एमटीएस में कि जो 81 में ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है। तो 81 में जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं सायंतन दास। कौन है, सायंतन दास 81 में ग्रैंड मास्टर हैं। जबकि 82 में ग्रैंड मास्टर कौन है, बुप्पला प्रणीत। बुप्पला जो प्रणीत हैं वो तेलंगाना के रहने वाले हैं और ये अभी हाल ही में 82 में ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। चलिए इसका लल्लन टॉप देखते हैं। रामप्पा मंदिर कहाँ है, तो ये भी तेलंगाना में है। और 39 यानी 39वीं ये साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में से शामिल कर लिया गया है। मृगबानी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों सवाल स्टार लगाइए, ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। मृगबानी नेशनल पार्क और अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ हैं दोनों, ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। एक क्वेश्चन और बनता है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ है, तो ये आपकी हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो संत रामानुजाचार्य जी हैं इनकी मूर्ति है। इनकी मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो हमारा क्वेश्चन है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो आपको बता दें कि भारत में शामिल सह राज्य के रूप में, भारत में सबसे पहले यह सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जब इसे भारत में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। अब आप पूछेंगे कि भाई इसे राज्य के रूप में कैसे शामिल किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया। तो जब यहाँ की जनता से पूछा गया कि भाई इसे हम भारत में शामिल कर लें या, तो जनता को जो जवाब है वो 90.5% जनता का जवाब मिला कि हाँ इसे आप भारत में शामिल कर लीजिए। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और राज्य के रूप में यह भारत में शामिल हो गया। चलिए इसकी राजधानी क्या है, आप जानते हैं कि सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। इसमें विधानसभा की जो सीट है वो 32 है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग हैं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। जब भाई राज्य को पुनर्गठन हो रहा है तो राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये जो है फजल अली कमीशन की सिफारिश पर इसे बनाया, इसका गठन हुआ। किसका, राज्य पुनर्गठन आयोग का फजल अली कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक अवधारणा बनाई गई कि कितने 14 राज्य और 6 यूटी होंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और उसमें एक अवधारणा तय की गई कि जो है हमारे भारत में 14 राज्य और 6 क्या होंगे, यूटी होंगे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा, फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 उपग्रहों वाला ग्रह किया घोषित। तो चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं। अभी हाल ही में बताया गया था कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में शनि के 145 उपग्रह यानी शनि के 145 जो है चंद्रमा खोज लिए हैं। कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने शनि जो ग्रह है उसके 145 उपग्रह खोज लिए गए हैं और इसके साथ ही 100 से अधिक उपग्रह वाला एकमात्र ग्रह बन गया है। कौन, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह बन गया है जिसके 100 से अधिक उपग्रह हैं। चलिए
अब बात करते हैं आर्टेमिस मिशन की। तो आर्टेमिस मिशन ये क्यों, तो ये चांद पर पहुंचाने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च हुआ है और इसका उद्देश्य है कि मनुष्य को चांद पर पुनः पहुंचाया जा सके। और इसे किसने लॉन्च किया, तो इसे नासा ने लॉन्च किया। इसमें 4 सदस्य जाएंगे। कितने लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, जिसमें मात्र एक महिला जाएगी। कितनी, एक महिला जाएगी, कौन, क्रिस्टीना कोच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर तो स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस सवाल को पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आर्टेमिस मिशन मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए, पुनः चांद पर पहुंचाने के लिए नासा ने लॉन्च किया है। 4 इसमें सदस्य जाएंगे, जिसमें से एक महिला होगी, क्रिस्टीना कोच। अब आप बताइए कि जो नासा ने सिर्फ एक ही महिला को क्यों भेजा, वहां पर 2 महिलाओं को क्यों नहीं भेजा। तो आप खुद सोच सकते हैं, बिल्कुल आंसर आ गया है आप लोगों का कि अगर 2 महिलाओं को भेज देते तो वो तो बातें करने में ही समय निकाल देती। इसलिए उन्होंने 3 मनुष्यों के बीच, भाई 4 लोगों के बीच में सिर्फ एक महिला को भेजा ताकि ये बात फालतू की ना कर सकें। ये देखो तुम, नासा भी बड़ी समझदारी की बात यहाँ पर कर रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 की हम लोग बात करते हैं। कहां पर, अजरबैजान के काकू में आयोजित हो रहा है ISSF विश्व कप 2023। पूछा जाता है कि ISS विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हो रहा है और या हुआ है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो चाइना की आई है और इसमें जो हमारा इंडिया है वो इंडिया की सेकंड रैंक है। इंडिया ने इसमें 4 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो 1 + 2 और +1 टोटल इन्होंने 4 जो है पदक इसमें जीतकर इंडिया ने सेकंड रैंक हासिल की है। चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल है। कश्मीर की डल झील में एलिगेटर गार मछली की खोज हुई है। तो एलिगेटर जो गार मछली है इसकी खोज कहाँ हुई है, अभी हाल ही में कश्मीर की डल झील में इसकी खोज हुई है। और इसके साथ ही आज की करंट अफेयर का रिवीजन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइए कि अब हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए और आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को हम कंटिन्यू करें और आपको भी रिवीजन करने में आसानी होती है, तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।